Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of July 2025. 26 जुलाई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आप लोग इसको लाइक भी कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। कंटिन्यूटी हमने जैसा कि मैंने बताया कि अब हम ब्रेक नहीं करेंगे एंड टाइमिंग इज़ ऑल्सो प्रिटी मच इन द मॉर्निंग ओनली। तो आप जब भी 7 साढ़े 7 बजे उठें तो आप ये पेपर देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बेल आइकॉन और ये सब दबा दीजिएगा, क्योंकि पहले मैं कभी नहीं बोलता था, बट नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि अब नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो यूट्यूब ने कुछ पॉलिसी चेंज की है मे बी फॉर दैट रीज़न, एंड इसलिए बेल आइकॉन और ये नोटिफिकेशन सारे वीडियोज़ के लिए ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपडेट डालें, कोई फालतू वीडियो हम वैसे भी नहीं डालते हैं, जब भी अपडेट हम करेंगे वीडियोज़ तो आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं स्पेशली फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे, कहना चाहिए टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द दमन एंड कोह रीजन ऑफ द कॉलोनियल इंडिया इज करेक्ट। तो दामिन एंड कोह रीजन इनमें से किसके लिए करेक्ट है? ऑप्शंस आर ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एडवांसेस गिवन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू बंगाल मर्चेंट्स, या लैंड डिमार्केटेड फॉर संथाल्स फॉर एग्रीकल्चर। तो दामिन एंड कोह रीजन इनमें से किसके लिए करेक्ट है? करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, लैंड डिमार्केटेड फॉर संथाल एग्रीकल्चर। ठीक है। दूसरा सवाल है, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। ब्रह्मपुत्र रिवर का ड्रेनेज बेसिन कौन से स्टेट्स कवर करता है? फर्स्ट इज असम, सेकंड इज त्रिपुरा, थर्ड इज नागालैंड, फोर्थ इज सिक्किम, फिफ्थ इज मेघालय। तो अगर हम देखें पहले तो एलिमिनेट कर सकते हैं इसको कि कौन सा नहीं करता है। तो जैसे त्रिपुरा नहीं करता है तो 2 वाले ऑप्शन सारे हट जाएंगे। जैसे ही आप 2 वाले हटाओगे तो ए बी डी कैंसिल हो गया, आंसर विल बी सी 1 3 4 एंड 5। ठीक है, तो बहुत ईजी सवाल था। एंड क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसका आंसर आप लोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन नीचे जो लिखे हैं इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरल सिस्टम का? फर्स्ट इज डुअल पॉलिटी, सेकंड इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द अपर हाउस, थर्ड इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या डी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, आई होप आप लोग कर पाएंगे इसका आंसर। तो इस सवाल का आंसर आप लोग करिएगा। दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। मूव करते हैं फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज देखो लिखा है, सेंटर ब्लॉक्स 25 OTT प्लेटफॉर्म्स ओवर ऑब्सीन एंड वल्गर कंटेंट। तो 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को ऑब्सीन और वल्गर कंटेंट के बेसिस पे उनको रिमूव कर दिया गया है। इसको एक्चुअली मैं बताना चाहता था आपको कि कौन से कुछ सेक्शंस एंड ऑल। तो यहाँ पे देखो लिखा है, यूटिलाइजिंग द प्रोविजंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। तो ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है, ये इशू हुआ है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स ऑफ 2021। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें से ये ऐप्स काम का नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन से ऐप्स हैं जो कि यहाँ पे रिमूव किए गए। ठीक है, एंड बहुत सारी कंप्लेंट्स थी जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि 2007 में संस्था बनी थी, याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज बेसिकली a statutory body that has been formed बाय दिस एक्ट ओनली। ये एक्ट भी वहीं का है, और ये बॉडी जो बनी थी 2007 में बनी, 2007 से ये ऑपरेट कर रही है। तो ये भी थोड़ा सा आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, सेकंड न्यूज पे आते हैं। द सेकंड न्यूज इज, मैन हेल्ड इन ड्रग केस डाइज इन NCB कस्टडी इन मध्य प्रदेश। NCB स्टैंड्स फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ऑब्वियस सी बात है, इस न्यूज आर्टिकल में हम जानेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत की मेन लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। याद रखिएगा, ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब कि अगर आप ड्रग्स का आदान प्रदान कर रहे हैं, बेची या खरीदी कर रहे हैं इस तरीके से, मतलब ड्रग्स की, दवाई वाले ड्रग्स की नहीं है, गंजा हीरोइन वाली, जो गंजा हीरोइन होती है ना, वो हेरा फेरी वाली, उसकी अगर आप करते हैं तो इलीगल सब्सटेंसेस की, इसमें सिर्फ गांजा हीरोइन नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, वो सारी आती हैं। तो एक्चुअली ये ऑपरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। और याद रखिएगा, देयर इज अ प्रॉपर एक्ट
एक्ट है एनडीपीएस। इसको जब नॉर्मल लॉ पार्लेंस में आप बात करेंगे तो हमेशा एनडीपीएस ही बोला जाता है। फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985, उसके अंतर्गत ही ये बॉडी है जो कि काम करती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये एक्ट 1985 का है, एनडीपीएस एक्ट। और एनसीबी को बनाया गया था 17 मार्च 1986 में। इस एक्ट के आने के कुछ महीनों बाद इसको बनाया गया था टू इंश्योर द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। तो एनडीपीएस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही इसको बनाया गया था। एंड इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी कवर करती है बॉडी, जैसे कि जो ऑन द कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज है, तो वो सारी चीज़ें से कवर करती है। एजेंसी का मोटो है इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन। एंड इसका मेन काम क्या है? टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इनटू इंडिया, टू कंट्रोल द यूज ऑफ लीगल ड्रग्स, to coordinate the action of various central and state agencies involved in drug law enforcement, to provide assistance to international organizations and foreign authorities to combat illicit drug trafficking globally। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनसीबी का क्या काम है, कब बना था, कौन सा एक्ट कवर करती है। एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985, इतनी सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। एक न्यूज़ है, प्रोटेस्ट स्लोगनियरिंग इज नॉट अलाउड इन मध्य प्रदेश असेंबली। अब देखो हुआ क्या है, मध्य प्रदेश की असेंबली शुरू होने वाली है सेशन में, और शुरू होने के पहले बेसिकली एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बेसिस पे एक सर्कुलर निकाला गया वहाँ पे, जो असेंबली के सेक्रेटरी थे उनके द्वारा निकाला, असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एपी सिंह जी, उनके द्वारा ये निकाला गया कि प्रोटेस्ट एंड स्लोगनियरिंग जो रहेगी प्रीमाइसेस में वो मतलब नहीं कर सकते आप बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। तो यहाँ पे जो अपोजिशन था उसने आर्टिकल 194 को साइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसके बारे में थोड़ा बता दूं। आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स स्पेशल पावर्स टू द लॉ मेकर्स, यानी कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। तो ये हालांकि बात चल रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की, है ना। तो मैं लॉ मेकर्स मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, तो इनको वो दिया जाता है कि दे कैन रेज द पब्लिक इश्यूज इन द हाउस, है ना, दे कैन रेज द पब्लिक इश्यूज इन द हाउस। आर्टिकल 194 के अंतर्गत दे हैव गॉट दैट स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल पावर फॉर दैट, एंड देयरफॉर दे वर स्ट्रांगली अपोजिंग दिस मूव, है ना, कि भैया आप इस तरीके से सेशन के बीच में थोड़ी कर सकते हो, मतलब सेशन के स्टार्ट में थोड़ी बोल सकते हो कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। कल को तो आप किसी को भी पकड़ के अंडर डाल दोगे, बोलोगे भैया आपने स्लोगनियरिंग किया, आपने क्यों बोला, तो वो तो उनका हक होना चाहिए था। सो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस न्यूज़ आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, स्टेट्स कांट सीक डिलिमिटेशन क्लेमिंग पैरिटी विद जम्मू एंड कश्मीर। अब हुआ क्या, हुआ ये है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने सेंटर को कहा कि भाई हमारे यहाँ भी डिलिमिटेशन करो नए सेंसस 2011 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, यू कैन नॉट आस्क फॉर सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन, सॉरी, यू कैन नॉट आस्क फॉर द डिलिमिटेशन नाउ, द रीजन बीइंग, उनका ये कहना था कि भाई जम्मू कश्मीर में आपने किया तो हमारे यहाँ भी क्यों नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि भाई आर्टिकल 170 के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बार्गो लगा हुआ है। मतलब कि क्या एम्बार्गो लगा हुआ है, एक एक्ट के थ्रू ये एम्बार्गो लगा हुआ है कि जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज स्टेट्स में, दैट विल बी बार्ड अंटिल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट सेंसस पोस्ट 2026, यानी कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा उस तक आप उसके बेसिस पे ही कर सकते हो डिलिमिटेशन, तब तक नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कहा गया था। अब उनका कहना था कि भाई जम्मू कश्मीर में तो आपने कर लिया 2011 सेंसस के बेसिस में, तो पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि भाई इसलिए कर लिया सेंटर ने क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, इट इज नॉट अ स्टेट विच इज बाउंडेड बाय दैट, है ना। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ का पहले अलग हुआ करता था, फिर आर्टिकल 370 हटने के बाद तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई। तो जम्मू कश्मीर के साथ आप पैरिटी नहीं मांग सकते हैं, यू कैन नॉट से कि जम्मू कश्मीर में क्या, तो ये है ना। तो याद रखिएगा आर्टिकल 170 जो है वो एम्बार्गो लगाता है ऑन द डिलिमिटेशन फॉर द टाइम पीरियड 2026 तक, है ना। डिलिमिटेशन की प्रोसेस का मतलब होता है कि यू आर एस्टैब्लिशिंग द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज
की बाउंड्रीज जब आप सेटअप करते हैं उसको हम डिलिमिटेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस स्टेट और नेशनल दोनों लेवल पे होती है। नेशनल लेवल पे लोकसभा की करते हैं और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, इसके लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। हाई पावर्ड बॉडी है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है ना, अगर हम बात करें डिलिमिटेशन कमीशन की, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको याद लिख लीजिए। डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये कोलैबोरेशन में काम करती है इलेक्शन कमीशन के साथ। इसमें एक सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है हु एक्ट्स एज द चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय देम, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसमें रहते हैं। ठीक है, इनका प्राइमरी टास्क रहता है टू एडजस्ट ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। एंड बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ये यूज़ करते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं, तो मोस्ट रिसेंट सेंसस डेटा यूज़ करते हैं, ड्राफ्ट प्रपोजल भी करते हैं फॉर पब्लिक फीडबैक, holding public sittings to hear objections and suggestions, all these things are done by them। थोड़ा सा अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन की बात करूँ हिस्ट्री की, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है वो 1952, 1962, 1972 और 2002 में आया था। पहली बार जब एक्सरसाइज हुई थी इट वाज बेस्ड ऑन 1951 सेंसस, 62 वो 61 सेंसस, 72 वो 71 सेंसस, है ना, याद रखिएगा। और 2001 के बेसिस पे, सेंसस के बेसिस पे 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी, 2001 के सेंसस के बेसिस पे। और याद रखिएगा इसके बाद फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में। 84th अमेंडमेंट एक्ट लिख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच फ्रोज द डिलिमिटेशन ऑफ constituencies until the first census taken after the year 2026 is published। तो 2026 के बाद पब्लिश होने वाले पहले सेंसस के बेसिस, 26 के बाद पब्लिश होने वाले सेंसस के बेसिस में ही अगला डिलिमिटेशन होगा, ऐसा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऑलरेडी बोला हुआ है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, द साइंटिस्ट हु मेड मैनग्रूव्स अ बज़वर्ड। एक्चुअली में यहाँ पे ये आर्टिकल आया है एम एस स्वामीनाथन के ऊपर, अगर आप देखें, बट दिस इज मोर और लेस अबाउट द मैनग्रूव्स। तो आप बोल सकते हैं कि मैनग्रूव्स और एम एस स्वामीनाथन के ऊपर ये आर्टिकल है। ऑथर ने सबसे पहले एम एस स्वामीनाथन को कहा है कि ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने 1989 में who proposed a leading role for mangroves in managing the impact of climate change in the coastal areas। तो सबसे पहली बात तो कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के ऊपर सबसे पहले एम एस स्वामीनाथन ने कहा था कि मैनग्रूव्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड उन्होंने कहा कि भाई देखो, सी लेवल बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, और सी लेवल बढ़ेगा तो जो समुद्र का पानी है वो इधर लो लाइंग एरियाज में जाएगा, और जब जाएगा तो ये सैलिनाइजेशन क्रिएट करेगा, है ना, इट विल क्रिएट सैलिनाइजेशन एंड ऑल। इसी के लिए उन्होंने कहा कि जो मैनग्रूव्स है, मैनग्रूव्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्बिंग दैट एक्स्ट्रा सैलिनिटी एंड ऑल, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्टल रीजन्स के लिए, स्पेशली फॉर द कोस्टल रीजन्स, है ना। एंड ही एम एस स्वामीनाथन ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रूव इकोसिस्टम, ISME, ये स्टैब्लिश की गई थी 1990 ओकिनावा जापान में, ठीक है ना। एंड एम एस स्वामीनाथन सर्व्ड एज इट्स फाउंडिंग प्रेसिडेंट टिल 1993। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रूव इकोसिस्टम ISME स्टैब्लिश्ड इन 1990 ओकिनावा जापान, याद रखेगा। इसके अलावा ही को क्रिएटेड द चार्टर फॉर मैनग्रूव्स एंड इंक्लूडेड इट इनटू द वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। याद रखिएगा, ही को क्रिएटेड द चार्टर फॉर मैनग्रूव्स, चार्टर फॉर मैनग्रूव्स को क्रिएट किया और इसको इंक्लूड करवाया इन द वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर which was prepared by United Nations Conference on Economic Environment and Development 1992, जो अर्थ समिट हुआ था ना उसके अंदर। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एम एस स्वामीनाथन जी ने कराई है, दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोमिस, GLOMIS। ग्लोमिस क्या है, लिख लीजिएगा, इट इज ग्लोबल मैनग्रूव डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ग्लोबल मैनग्रूव डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखा भी हुआ है, देख लीजिएगा। तो ग्लोमिस का भी फॉर्मेशन एम एस स्वामीनाथन ने करवाया, ग्लोबल मैनग्रूव डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट्स अ सर्चेबल डेटाबेस ऑन मैनग्रूव एक्सपर्ट्स, रिसर्च एंड स्पीशीज
इंक्लूडिंग द मैंग्रोव इकोसिस्टम इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी, एक्सपर्ट्स कौन कौन से हैं, स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपको ग्लोमिस में मिल जाएगी, ठीक है ना। ऑथर ने फिर इसके बाद ये बताया कि मैनग्रोव्स के ऊपर को नुकसान कौन सी चीज़ कर रही थी। तो ऑथर ने कहा कि पहले जो है मैनग्रोव मैनेजमेंट के लिए एक प्रैक्टिस यूज होती थी क्लियर फेलिंग की, लिख लीजिएगा। देयर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ दिस क्लियर फेलिंग वाज फॉलोड। एंड ये क्लियर फेलिंग में क्या होता है कि पेड़ एक साथ काटे जाते थे, कुछ बहुत सारे पेड़ गिराए जाते थे, एंड वही सबसे बड़ा रीजन था। हालांकि कई लोग मानते थे कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ट्रेडिशनल लोकल कम्युनिटीज हैं, वो रीजन है, बट ट्रेडिशनल लोकल कम्युनिटीज रीजन नहीं थी। तो याद रखिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड मैनग्रोव डे 26 जुलाई को होता है। इट इज एन अकेजन टू लुक एट वेदर देयर हैज बीन चेंजेस और नॉट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जब आप पढ़ते हैं 2023 की, तो आपको समझ में आता है कि 2019 के कंपैरिजन में 16.68 किलोमीटर स्क्वायर हमारा मैनग्रोव रीजन इंक्रीज हुआ है। तो 2019 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है 2023 को अगर हम देखें। और मैनग्रोव्स ने बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले किया था इन 1999 उड़ीसा सुपर साइक्लोन एंड इन 2004 इंडियन ओशन सुनामी, और बहुत सारा हेल्प किया इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी आप देख लीजिए, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस स्केल पे मैनग्रोव्स का इंपॉर्टेंस है। 2004 की सुनामी में, 1999 के उड़ीसा सुपर साइक्लोन में भी इन्होंने हेल्प की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑफ द एडिटोरियल, आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल था, दैट वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो न्यूज़ हैं, दोनों यूके इंडिया के पैक्ट के ऊपर है। पहली है ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूके वाया ट्रेड पैक्ट टू ड्राइव एफडीआई इनटू इंडिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया और यूके ने साइन किया है सीईटी, सेटा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें बूस्ट करने का पोटेंशियल है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, दो चीज होती है कि एक एफडीआई होता है, एक एफआईआई होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना कि एफडीआई तब माना जाता है जब दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। एक तो 10% से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो, मतलब कि जो शेयर हो किसी एक कंपनी में 10% से ज़्यादा का हो, और दूसरी चीज़ आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, मतलब कि टेक्नोलॉजी लेकर के जब आप आते हैं, स्टे करने के लिए आते हैं, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वहीं पे जब 10% से कम आप इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे कभी आए कभी चले गए, वोलेटाइल नेचर का इन्वेस्टमेंट है, एफआईआई कहलाएगा, ठीक है ना। हॉट मनी टाइप का होता है वो, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दूसरा जो आर्टिकल है उसमें ये बोला गया कि किस तरीके से सोर्स कोड का अवॉइडेंस किया गया है, मतलब कि जैसे इंडिया और यूके को सेटा जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें दोनों कंट्रीज को ये कहा गया है कि टू अवॉइड द ट्रांसफर ऑफ और एक्सेस टू सोर्स कोड ऑफ सॉफ्टवेयर ओन्ड बाय पर्सन्स ऑफ अदर पार्टी। मतलब कि सपोज करो इंडिया यूके में जाके कुछ काम कर रहा है और वहाँ पे कोई इंडियन कंपनी अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, और या फिर सपोज करो यूके वाले इंडिया में काम कर रहे हैं और वो अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उनको सोर्स कोड देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि साफ साफ लिखा गया है कि सोर्स कोड देने की आवश्यकता नहीं है। अब जब सोर्स कोड देने की आवश्यकता नहीं तो बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि सपोज करो कि हैकिंग की संभावना कम हो जाती है क्योंकि आपको सोर्स कोड दिखाना नहीं पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बेसिस पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री को सोर्स कोड नहीं दे रहे हो तो आपका आईपीआर इंटैक्ट है ना, कैसे आपने बनाया, क्या बनाया। इसके अलावा दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि कोई कमिटमेंट नहीं है। अनदर एस्पेक्ट इज द लैक ऑफ एनी कमिटमेंट ऑन डेटा लोकलाइजेशन, वेयर इंडिया हैज नॉट मेड एनी कमिटमेंट ऑन द फ्री फ्लो ऑफ डेटा। और दूसरी चीज़ ये भी, फ्री फ्लो ऑफ डेटा नहीं किया है, इस कारण से होगा कि आरबीआई और जो दूसरी रेगुलेटर्स हैं, अगर उनको कोई क्रिटिकल स्पेस है जैसे कि फिनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इसके लेवल पे अगर उनको डेटा लोकलाइजेशन चाहिए, मतलब फ्री फ्लो ऑफ डेटा मना कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो सपोज करो कोई बैंकिंग का डेटा हमने यहाँ पे रखा है तो हम उसको रोक सकते हैं बाहर जाने से, हम डेटा लोकलाइजेशन कर सकते हैं ऐसी चीज़ों में। तो ये क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो लास्ट है, श्रीलंका के टॉप कोर्ट ने ऑर्डर किया है $1 बिलियन कंपनसेशन ओवर एक्सप्रेस पर्ल डिजास्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमवी पर्ल याद रखिएगा, आप लोग शायद पता हो, लैंडमार्क डिसीजन दिया है श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने, एंड मैंडेटेड द ओनर्स, ऑपरेटर्स एंड लोकल एजेंट्स ऑफ द एमवी एक्सप्रेस पर्ल। एमवी एक्सप्रेस पर्ल क्या था? ये शिप था
एंड उनको उनके जो ऑपरेटर्स हैं, ओनर्स हैं और लोकल एजेंट्स हैं, उनको कहा गया है कि भैया कंपनसेशन दीजिए $1 बिलियन का फॉर द कैटास्ट्रोफिक मैरीटाइम डिजास्टर जो कि मई 2021 में हुआ था श्रीलंका में। सिंगापुर का एक वेसल था जिसको कि आग लग गई एंड ये श्रीलंका के वेस्टर्न कोस्ट में जाकर के डूब गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैरीन पोल्यूशन भी क्रिएट किया और एक जो वहाँ की लाइफ थी उसको भी बहुत ज़्यादा रून किया था, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस पर्ल ग्रुप का है ये वेसल था, MV एक्सप्रेस पर्ल, और ये डिजास्टर जो हुआ इसमें लगभग 25 टन नाइट्रिक एसिड एंड 1600 टन्स ऑफ प्री प्रोडक्शन प्लास्टिक पैलेट, जिनको कि नर्डल्स कहा जाता है। प्री प्रोडक्शन प्लास्टिक पैलेट्स, उनको नर्डल्स कहा जाता था। 1600 टन वो, दैट वाज ऑल सैंक इनटू द वाटर्स ऑफ श्रीलंकन कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, और काफ़ी ज़्यादा फिशेस को नुकसान हुआ, मैरीन लाइफ को नुकसान हुआ। तो ये काफ़ी बड़ा MV एक्सप्रेस पर्ल डिजास्टर, याद रखिएगा 2021 का डिजास्टर है एंड श्रीलंका की कोर्ट ने ऑर्डर किया है। सो दैट इज इट। टेस्ट मैच बहुत ही गलत जगह पे है इंडिया के लिए, लेट्स सी बचता है कि नहीं। दैट इज इट फॉर दिस डेज वीडियो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।